अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी की तारीख कोई नई नहीं है, लेकिन जब भी व्हाइट हाउस में कोई ऐसा सदर मौजूद हो जो गैर रिवायती फैसलों और सख्त बयानात के लिए मशहूर हो तो खत्ते में बेयकीनी की फ़ज़ा मज़ीद गहरी हो जाती है। इसी तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर महदूद इब्तदाई हमले ये मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी सियासत के लिए भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई हैं। इस तरह की खबरें कि पहले तो महदूद लेवल के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग हुई और उसके बाद फुल स्केल फुल थ्रॉटल अटैक की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के अंदर इस हवाले से संजीदा मुशावरत जारी है और अमरीकी सदर ने अपने मुशीरों से वाजे किया है कि अगर सफारती कोशिशें नाकाम हुई या एक महदूद कार्रवाई ईरान को जौहरी प्रोग्राम से बाज ना रख सकी तो वसी तर फौजी ऑपरेशन भी ज़ेर गौर आ सकता है, जिसका मकसद ईरानी क़यादत को इक़्तिदार से हटाना हो सकता है। ये इंडिया बज़ाते खुद इस बात की निशानदेही करता है कि मामला सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे रिजीम चेंज की सोच भी शामिल हो सकती है। जैसा कि जिनीवा में जुमेरात को अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला शुरू होने जा रहा है और आलमी मुबसरीन की जानिब से इस मुतवक्के मुज़ाकरात को मुमकिन फ़ौजी तसादुम से बचने की आखिरी कोशिश भी करार दिया जा रहा है। सफारती सतह पर यह मुलाकात इसलिए भी अहम है कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान इंतहा को पहुँच चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह बयान भी सामने आया है कि अगर ईरान से डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दरअसल ये बयान अमरीकी दबाव की हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है। ट्रंप की खारजा पॉलिसी का अंदाज माजी में भी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाने पर ही इन्हिसार करता रहा है, जैसा कि उन्होंने 2018 में ईरान जौहरी मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार करके दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी। अब अगर दोबारा इसी नौइयत की पॉलिसी अपनाते हैं तो फिर इस खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। ईरान पहले ही वाज़े कर चुका है कि किसी भी अमरीकी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि महदूद कार्रवाई भी वसी इलाकाई जंग का पेश खैबा बन सकती है, क्योंकि ईरान के पास खित्ते में मुख्तलिफ इत्तहादी और प्रॉक्सी नेटवर्क्स मौजूद हैं जो अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रंप के मुमकिन महदूद हमले की हिकमत अमली को अगर अस्करी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये सिग्नलिंग स्ट्राइक हो सकती है, जिसका मकसद ईरान को ये पैगाम देना हो सकता है कि अमरीका संजीदा है। तहम मसला ये है कि ईरान जैसे मुल्क के खिलाफ महदूद कार्रवाई अक्सर महदूद नहीं रहती। ईरान ना सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है, बल्कि इराक, शाम, लबनान और यमन में इसका असर व रसूख भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक महदूद हमला तेल की आलमी मंडियों को हिला सकता है, आलमी मईशत को दबाव में ला सकता है और ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को ख़तरे में डाल सकता है। यही वजह है कि बहुत से आलमी मुबसरीन इस हिकमत अमली को इंतहाई ख़तरनाक करार दे रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर ईरान पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन अमरीकी फ़ौज इसके हक़ में नहीं है। जैसा कि आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ तवील होने पर फ़ौजियों की हलाकतों का ख़दशा भी ज़ाहिर किया है और ये इजहार करते हुए ट्रंप को आगाह भी किया है जंग तवील होने की सूरत में इत्तहादियों की हिमायत में कमी का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जर्नल से मनसूब खबर की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि अमरीकी जर्नल की ईरान पर हमला न करने पर जोर देने की खबरें जाली हैं। ट्रंप के नज़दीक अमरीकी जर्नल का मानना है कि ईरान के साथ जंग आसानी से जीती जा सकती है। ट्रंप के मुताबिक जनरल डेन बाकी लोगों की तरह जंग नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला हुआ तो वो ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो ईरान के जौहरी जो अफसूदगी का प्रोग्राम है उस पर हमले के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के इंचार्ज रहे हैं। अब इस खबर के तनाजुर में देखा जाए तो बज़ाहिर ट्रंप इंतज़ामिया और अमरीकी फ़ौजी क़यादत के दरमियान ज़ाविया नज़र का फ़र्क नुमाया दिखाई दे रहा है। डेन केन जैसे आला फ़ौजी अफसर का मुमकिन तवील जंग और फिर जानी नुकसान के खदशात का इजहार दरअसल पेशा वराना अस्करी सोच की अक्कासी करता है। फ़ौजी क़यादत उमूमी तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़, लॉजिस्टिक्स, इत्तहादियों की हिमायत और जंग के बाद के मंजरनामे को मद्देनज़र रखकर राय देती है और अफ़गानिस्तान और इराक़ की तवील जंगों का तजर्बा अमरीकी अस्करी इदारों के जहन में अब भी ताज़ा है, जहाँ इब्तदाई कामयाबियों के बावजूद जंगें बरसों तक जारी हैं और सियासी और अस्करी अखराजात तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा निकले हैं। ऐसे में ईरान जैसे मुनज़्ज़म और इलाकाई असर व रसूख रखने वाले मुल्क के ख़िलाफ़ जंग यकीनन पेचीदा हो सकती है। दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाना कि जंग आसानी से जीती जा सकती है, दर हकीकत उनके पास सियासी अंदाज़ की उनकी अक्कासी करता है और ट्रंप अक्सर दाखिली सियासी दबाव, इंतखाबी वादों और अपनी ताकतवर क़यादत के तासुर को बरकरार रखने के लिए सख्त बयानात देते रहे हैं। अगर वो ये समझते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ उन्हें अंदरून मुल्क सियासी फ़ायदा दे सकता है तो वो अस्करी ऑप्शन को ज़्यादा नुमाया रख सकते हैं, चाहे अमली तौर पर फ़ैसला कुछ भी हो, यानी फ़ैसला मुख्तलिफ भी हो तो वो ये स्टेटमेंट्स की हद तक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जंग आसानी से जीती भी जा सकती है? तो जदीद जंगें सिर्फ फ़ज़ाई हमलों तक महदूद नहीं, बल्कि उनके बाद इस्तेहकाम,
सियासी बंदोबस्त और मुमकिन मज़ामत जैसे अवामिल सामने आते हैं और ईरान में भरपूर सलाहियत है कि वो अमेरिका को टफ टाइम भी दे सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, मजमूई तौर पर ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा, लेकिन जिनेवा के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। आपको लगता है कि मामला मुज़ाकरात की मेज़ पर हल हो सकता है, या फिर अल्टीमेटली जिसकी तैयारी हमें लार्जर स्केल पर अमरीका की तरफ से दिखाई देती है, तो कोई बड़े पैमाने की स्ट्राइक भी ईरान पर अमरीका कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जिस अंदाज से अमेरिका डायलॉग कर रहा है ईरान के साथ, कि एक तरफ से मिलिट्री बिल्डअप है, तकरीबन 200-250 के करीब कार्गो एयर मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो मिडल ईस्ट और यूरोप में जो अमेरिका की बेसिस हैं वहाँ पे लैंड किए हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव कर रहे हैं, स्ट्राइक कोर्स मूव कर रहे हैं, वहाँ से जो है वो डायलॉग शुरू हो रहा है, तीसरा राउंड जैसे आप कह रहे हैं। तो ये अमेरिकन वे ऑफ डायलॉग है। अमेरिका ऐसे डायलॉग करता है कि वो जैसे कहते हैं ना, यू कैरी अ बिग स्टिक इन द हैंड, वो जैसे वो कहते हैं, और साथ में हाथ भी मिला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जनाब हम आप पे हमला भी कर देंगे, और हम ये भी पॉसिबिलिटी रखते हैं कि आपके साथ इंगेज भी करेंगे। तो ये जो इस तरह का एनवायरनमेंट जिन्होंने बिल्ड किया, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर, जैसे आप अपनी इंट्रो में बता रहे थे कि जो जनरल डैन केन है वो बेसिकली, और बाकी अमेरिकन मिलिट्री, वो ये महसूस करती है कि शायद इस अटैक की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि जो जून में लास्ट ईयर अमेरिका ने हमला किया था, इजराइल ऑलरेडी अटैक कर रहा था, अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, तो जो रिजल्ट हासिल वो करना चाह रहे थे वो समझते हमने कर लिए हैं, अब मजीद हमें गैर ज़रूरी इस जंग में नहीं जाना चाहिए। ये एक अनप्रोफेशनल वॉर है। लेकिन ट्रम्प जो है वो लार्जली ये कोई उस जंग के लिए नहीं जा रहे, वो कोई ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं कर सकते, वो कोई ईरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। वो ये समझते हैं कि मैं ईरान के साथ एक बड़ी इकोनॉमिक बारगेन करूं, और वो जो इकोनॉमिक बारगेन है इन टर्म्स ऑफ ऑयल हो, जिस तरह वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर अमेरिका ने एक अपनी होल्ड रखा है कि फ्यूचर में कौन वहाँ पे जाएगा, कौन एक्सप्लोर करेगा, कौन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ पे ऑयल बिकेगा। इसी तरह वो समझते हैं कि शायद ईरान जो है वो इस चीज़ पे हमारे साथ आ जाए। लेकिन ईरान की सारी बात है, एक हिस्ट्री है, और ईरान से डायलॉग करना बड़ा मुश्किल काम है। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी कह रहे थे कि बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। अगर आपको याद हो 2016 में जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जब उस वक्त P5+5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे और एक जर्मनी ने ईरान से डायलॉग किए थे, तो बड़ा मुश्किल काम था ईरान को कन्विंस करना। बहरहाल वो हो गए, और अभी फिर उसी तरह ईरान कर रहा है, और ईरान इस चीज़ पे भी मेरा ख्याल है कि तैयार है कि इन केस अगर अमेरिकन हमला करते हैं, वो हमारा 100, 200, 400 बंदे को टारगेट करते हैं, फौजी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, उसके बाद हम भी अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी को यूज़ करेंगे, तो उस पर कौन वो होगा। तो वो जो रीजनल ममालिक हैं, जैसे आयतुल्लाह खामनई ने कहा था कि ये रीजनल वॉर होगी, तो बेसिकली तो ईरान डिटर कर रहा है, तमाम रीजनल प्लेयर्स को कह रहा है कि तुम अमेरिका को रोको, वरना जो तुम्हारे मुल्क में मिलिट्री बेसिस हैं, फिर मैं वहाँ अटैक करूंगा, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि मैंने कहाँ पे अटैक करना है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है। अब क्या ईरान ट्रम्प के साथ एक ऑयल बार्गेन करेंगे, ये एक सवाल है $1 बिलियन। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इसको ऑयल बार्गेन तक या सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने तक देख रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं लगता अल्टीमेट गोल तो अमेरिका का ईरान के अंदर रिजीम चेंज है, या जो एग्जिस्टिंग रिजीम है उसका थ्रोन आउट है? आपको नहीं लगता कि ये गोल है जिसको लार्जर पिक्चर के अंदर अमेरिका अचीव करना चाहता है? देखिए, ये अचीव नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि कोई ऑल्टरनेट वहाँ पे कोई अपरेटस मौजूद नहीं है। वो जो एक पॉलिटिकल फिगर है, रजा शाह पहलवी के बेटे बाहर बैठे हुए हैं, उनकी डोमेस्टिक कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई ऑपोजिशन है नहीं है जो ऑपोजिशन ये कह सके कि हाँ जी हम इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। ये तो ईरान में बात हो सकती है कि आप प्रेसिडेंट को बदल दें, ओके फाइन, पर ये कैसे बात हो सकती है कि आयतुल्लाह खामनई और जो विलायत फ़कीह का कॉन्सेप्ट है और IRGC है उसको ही ख़त्म कर दिया जाए? तो बेसिकली ईरान की जो बेस है वो उनकी विलायत फ़कीह और ये जो सारा इंस्टीट्यूशन है, क्लर्जी है,
असल में तो वो चीज है। सो आप गवर्नमेंट को तो चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए। वो क्या डोमेस्टिक सपोर्ट हासिल है? मुझे नहीं लगता वो डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं, लेकिन हासिल है। हाल ही में हमने ईरान के अंदर जो मैसिव प्रोटेस्ट देखे, उसमें रजा शाह पहलवी के साहबजादे को जिस अंदाज में उसकी इमेज बिल्डिंग हुई और ये दिखाया गया कि जैसे अल्टीमेटली वो मसाया होगा या उसको इंस्टॉल किया जा रहा है ईरान के अंदर एक बार फिर से, और उस बाजू के लोग, उस तरफ के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि ईरान को वो मॉडर्नाइज देखना चाहते हैं, और वो एग्जिस्टिंग रिजीम से, आयतुल्लाह खामनाई के रिजीम से बहुत तंग है। ये एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की गई जिससे एक तासुर मिला कि शायद अल्टीमेट ये अचीवमेंट है जिसको यूएस या उसके एलाइज देख रहा है। देखिए, ये जो पिक्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये ज्यादातर वेस्टर्न कैपिटल्स में वो तमाम ईरानी थे जो रेवोल्यूशन के बाद चले गए थे। ये वहां पे बैठ के तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और विद इन ईरान जो प्रोटेस्ट हुए, जो नेचर ऑफ प्रोटेस्ट थी, उसमें मसाजिद को शहीद करना और इस तरह की चीजें करना, तो वो उन ऐसे सेगमेंट की जो प्रेजेंस है सिस्टम के अंदर, लोगों के अंदर, वो बड़ी कम है और वो मेजॉरिटी नहीं रखते। और देखिए, ईरान अमेरिकन क्या चाहते हैं? रजीम चेंज कैसे करेंगे? या तो पॉलिटिकल अपरेटस हो ऑपोजिशन का, वो नहीं होगा। वलायत फ़की आयतुल्लाह खामनाई, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह लीबिया और सीरिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं और फिर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, ऐसी सिचुएशन नहीं है अभी। जो जैसे प्रोटेस्ट हुए, इन्होंने प्रोटेस्ट को दबा लिया, काफी लोगों को इन्होंने मारा और प्रोटेस्ट को दबा लिया, लेकिन उतनी आर्म्स नहीं है, उतने ग्रो नहीं है, उतने वेपन्स नहीं है, उस तरह की मलेशियाज मौजूद नहीं है। तो कैसे वो लड़ेंगे कि ऊपर से ठीक है जी वो भी बम्बार्टमेंट कर रहे हो, नीचे से जनाब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो और ईरानी फौज और आईआरजीसी लड़ रही हो। तो मैं समझता हूँ ये भी एक चीज़ है। और फिर एक ये भी तो खतरा महसूस किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल अब ये स्ट्राइक होती हैं तो हो सकता है आईआरजीसी ही टेक ओवर कर ले और बाकी सारा सिस्टम जो है, जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है, जो सदर पेशकियां का जो रोल है, वो भी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इसके भी चांसेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो अभी जनरल डैन केन की जो स्टोरी है, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है अमेरिकन के लिए। और वो मिलिट्री बिल्डअप तो करते रहेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी अगर फौज रेडी नहीं है या फौज की विल नहीं है, रीजनल पार्टनर्स मिडिल ईस्ट के अंदर तैयार नहीं है, वो हर रोज डिस्करेज कर रहे हैं अमेरिका को कि ये ना करें। आप इमेजिन करें ना कि जैसे ये जंग शुरू होगी, सारी की सारी जो ग्लोबल जो एविएशन इंडस्ट्री है वो चोक हो जाएगी, क्योंकि लोग तो यहीं से जाते हैं, यूएई से जाते हैं और दोहा से जाते हैं, मेजॉरिटी जो बहुत बड़ी फ्लाइट्स हैं। तो ये, और फिर पूरे का पूरा बिजनेस, और फिर ईरान अगर इस तरह जाता है तो वो स्टेट ऑफ हार्मस को भी चोक करने की कैपेसिटी में है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए ये जंग शुरू करना या इस तरह की सिचुएशन बिल्ड करना भी जो है ना, वो टेक्निकली फिजिबल नजर नहीं आती। हाँ, प्रेशर डाल के किसी डील पे ले आए या जल्दी डील कर लें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अगर तो अमेरिका ये चाहता है कि मैं जो मैंने वेनेजुएला में किया है उसको दिखा के तो मैं ईरान के अंदर तब्दीली कर लूं, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो। ये डिफरेंट मुल्क है, डिफरेंट सिविलाइजेशन है, ये डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट हिस्ट्री कल्चर रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल काम नजर आता है। लेकिन पहले डॉक्टर साहब, ओमान में मुज़ाकरात हुए, अब जिनेवा के अंदर ये दूसरा राउंड हो रहा है, तो उसमें रीजनल प्लेयर्स क्या स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं? उनका क्या रोल देख रहे हैं, क्या किरदार देख रहे हैं कि यहीं पे जो है वो डीएस्केलेशन की तरफ चला जाए? देखिए, ईरान ने टेक्निकली तो तमाम रीजनल प्लेयर्स के रोल को मना कर दिया था। जब आपको याद होगा कि कतर के तुर्की के अंदर ये बात चली कि जी सारे मुल्क बैठेंगे, तो ईरान ने मना कर दिया कि नहीं, वो ना तो तुर्की चाहते हैं जहाँ पे बैठ के वो डायलॉग कर सकें, और ना ही वो कोई और मुल्क चाहते हैं, वो ओमान को चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि समहाउ ईरान ये समझता है कि तुर्की और बाकी जो अरब ममालिक हैं वो उसके कॉम्पिटिटर हैं, और वो सीरिया में कंपटीशन हो। देखें, अब तुर्की के साथ उनका डायरेक्ट कंपटीशन सीरिया में रहा है, वो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करते रहे हैं। ओवरऑल अरब्स एंड जो टर्क्स के साथ उनका एक कंपटीशन है, तो वो इनके रोल को पसंद नहीं करते, और वो ये नहीं चाहते कि कल को अगर अमेरिका की डील हो तो ये मुल्क मेरे गारंटर हों। अदरवाइज इससे उनकी अपनी रीजनल पोजीशन मजीद कॉम्प्रोमाइज होती है, पर्टिकुलरली जब रिसेंटली 3-4 साल की जंग के अंदर जो ईरान का डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था इन टर्म्स ऑफ जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थी इनकी,
वो सीरिया में हो या लेबनान में या हमास हो या होतीज हो, सारी बड़ी कमज़ोर पड़ गई हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो वो नहीं चाहते कि उनकी रेजिस्टेंस, उनकी डेटरेंस भी ख़त्म हो गई है, और फिर वो अपनी जो सर्वाइवल है वो रीजनल ममालिक की वजह से हो। वो अमेरिका से डील जो है वो कतर, सऊदी अरब, अरब ममालिक और तुर्की की वजह से करें। वो अपने आप को इस तरह कमज़ोर नहीं करना चाहते, इसलिए वो समझते हैं कि ओमान को चुना, और वो समझते हैं कि ओमान की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है विद इन जीसीसी एंड ऑल। तो मुझे लग रहा है कि रास्ता वो ढूंढना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जो मसला है वो ये है कि अमेरिकन कहते हैं कि कंप्लीट जो एनरिचमेंट है यूरेनियम की ख़त्म की जाए। वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मेंबर हैं, यूरेनियम एनरिच करना हमारा इनहेरेंट राइट है, हम सिविलियन पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, हमारी साइट सारी आईईए के लिए ओपन है, जब आप आके देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ी बात हो रही है कि एक मुल्क जो कि आईईए का मेंबर हो, एनपीटी का मेंबर हो, न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर हो, एंड देन वो जो है उसको हक भी हो, तो उसको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं कि आप यूरेनियम एनरिच ना करें। तो मेरा ख्याल है ये वो पॉइंट मैक्सिमम पोजीशन अमेरिका ने ली है, लेकिन शायद अमेरिकन इससे पीछे हट जाएं, और फिर कुछ अरसे बाद जो बात होगी वो इसी चीज़ पे होगी कि ऑयल पे और बिजनेस पे और इकोनॉमी पे और इन चीज़ों के ऊपर। अदर देन दैट तो मुझे कुछ नहीं। बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हम चाइना को एनर्जी डिनाई करें, हम अपने जो एडवर्सरीज हैं उनको ये एनर्जी डिनाई करें, हम इस एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करें, और इसी एनर्जी की वजह से शायद हम जो हमारा एक इस एनर्जी पे कंट्रोल की वजह से हम अपना एक जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो मेंटेन भी कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका को ये भी तो मसला है ना कि जो फ्यूचर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर 80-90% तो चाइना का कंट्रोल है। तो वो समझते हैं कि आइंदा वो सारी चीज़ें तो अगर चाइना उस पर कंट्रोल करे तो हमारे पास क्या होगा, हम कैसे जो है वो ग्रेट पावर जो है वो रहेंगे। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, लेकिन जो सहारा लिया जा रहा है वो यूरेनियम और इन चीज़ों का लिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, एट दिस फेज ऑफ नेगोशिएशंस कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, ब्रेक थ्रू की पॉसिबिलिटी मौजूद है, ये नहीं है कि ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अमेरिकन वो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी डील मेकर हैं, वो भी डील करना चाहेंगे, लेकिन ईरान भी थोड़ा टफ निगोशिएटर है। ईरान कितनी जल्दी एग्री होता है, और अगर अमेरिका ईरान के सामने एक्सपोज हो गया कि ज़्यादा ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो शायद वो थोड़ी और ईरानी टफ लाइन लें। तो मुझे ऐसी सिचुएशन नजर आती है, लेकिन डील होने के चांसेस मौजूद हैं, और अगर स्ट्राइक्स भी हुई तो उसके बाद भी डील ही होनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर बयानी की जंग हो या फिर उनकी रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली का मामला हो, तहरीक इंसाफ की हर सियासी चाल मुबहम और मशकूक तस्वुर की जा रही है। जाहिर है पार्टी में किसी भी मामले पर यकसुई नजर नहीं आ रही, इसलिए हर कोई अपने नजरिए और हिकमत अमली पर चलता हुआ दिखाई देता है, और यही वजह है कि अब तक बानी पीटीआई को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका। बानी पीटीआई की सेहत पर तहरीक इंसाफ शुकों को शुबात का इजहार कर रही है, जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि बानी पीटीआई की आंखों का फॉलोअप के लिए उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। तो इस हवाले से बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके उनको जो एंटी-VEGF के इंजेक्शंस हैं उसकी दूसरी डोज दी गई है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने पर पार्टी रहनुमाओं को आगाह कर दिया गया था। लेकिन तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि जब बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुकम्मल करके उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, फिर हुकूमत ने इस हवाले से उसको आगाह किया, जबकि बैरिस्टर गौहर ये शिकवा कर रहे हैं कि ये 200 साल से उसूल चला आ रहा है कि अगर जेल में कोई बीमार है तो उस मरीज़ के डॉक्टर्स और फैमिली को आगाह करना और फैमिली से मिलने देना ज़रूरी है। अब एक तरफ बैरिस्टर गौहर का शिकवा है तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम ये दावा कर रहा है कि पिम्स अस्पताल में बानी पीटीआई को लाया गया था, लेकिन वहाँ बानी पीटीआई की बीमारी का इलाज भी दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी ये दावा कर रहे हैं कि दूसरी दफ़ा बानी पीटीआई को चुपके से अस्पताल लाया गया, जिसका मतलब यह है कि आँख का मसला संजीदा है, जबकि पिम्स में आँख का स्पेशलिस्ट मौजूद ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याजी साहब, डॉक्टर आसिम ने, सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई की सेहत को लेके तशवीश का इजहार किया है। अब इस हवाले से पहले ही एक तासुर कायम किया जा रहा था कि अलीमा खान साहिबा की जानिब से दबाव है डॉक्टर्स के ऊपर और पीटीआई लीडर्स के ऊपर कि वो बानी पीटीआई की सेहत पर इसी तरीके से जो है वो तशवीश का इजहार करें, शकूक व शुबहात का इजहार करें। तो वही हो रहा है क्या? उसी सिलसिले की कड़ी इसको समझा जाए?
देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझने की जरूरत है कि वो क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट खुद स्पेकुलेशंस को या हमारे तहफुजात को या हमारी तशवीश को बढ़ा रही है, बढ़ोतरी दे रही है। अगर खान साहब के जाती मोहल्ले चले जाए, वो कई सालों से उनके साथ हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? अगर फैमिली चली जाए उनकी, तो वो क्या हर्ज है? अगर खान साहब जो ये रिपोर्ट्स हमें जो मीडिया के थ्रू पता चलती है, जिनको हम नहीं मान रहे, ये ऑथेंटिक तभी हो सकती है जब प्रैक्टिकली फैमिली डॉक्टर देख लेगा, फैमिली देख लेगी कि खान साहब वाकई, जब उनसे 1 to 1 बात कर ली जाएगी, तो यकीनन उसमें स्पेकुलेशन गवर्नमेंट के लिए कम होगी। उनके लिए जो है, उसमें जब तक शफाफियत नहीं लाई जाएगी, तो मैं समझता हूँ मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। और जब गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो है हमारे साथ ये बैठते नहीं है, हमें मिसाक जमहूरियत की बड़ी फिक्र है, मिसाक मईशत की बड़ी फिक्र है, सिक्योरिटी की बड़ी फिक्र है, जबकि ये अपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी और सबसे बड़े लीडर को वो अगर रसाई ही नहीं दे रहे या उसको दवाई ही नहीं वो दी जा रही, तो आगे आप खुद समझदार हैं। लेकिन ये सवाल लिया साहब आपसे भी तो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इशू को एमिकेबली रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रही अभी तक? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप मुझे बताएं कि जब हमारे तहफुजात हैं तो उसको हल करने की जो मैकेनिज्म है। देखिए, डॉक्टर आसिम को पॉलिटिकल तो नहीं है, चलो फैमिली पे अगर हम कहते हैं जी कि फैमिली नहीं जाने दी जा रही, तो डॉक्टर नौश शर्मा वो भी तो कुछ सियासी नहीं है, वो भी डॉक्टर है। तो डॉक्टर आके बाहर क्या, मतलब डॉक्टर तो इमरान खान की सेहत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और वो भी अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में बात करेंगे। उन्होंने कौन सा कहना है कि जमहूरियत को खतरा है? आपको याद होगा ना सर, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक हौसला अफजा बात की थी। उसके बाद ये तासुर मिला कि अलीमा बीबी और दीगर की तरफ से उनको कहा गया कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। फिर वो नैरेटिव चेंज हो गया, फिर इसी तरह डॉक्टर्स को प्रेशराइज किया गया कि आप तशवीश का इजहार करें बानी पीटीआई की सेहत पर। जी जी, मेरी बात सुन लेना। सुलेमान सफदर क्या बानी पीटीआई के एज ए वकील गए हैं या वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए हैं? अगर वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए तो उन्होंने बाहर आके एक लफ्ज भी नहीं कहा, और जो कुछ कोर्ट ने उनको डायरेक्शंस दी, उन डायरेक्शन की रोशनी में उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है। और साथ साथ मैं आपके लिए देखे, जेलर जो था, जो अदालत जेल का जेलर है, उसकी रिपोर्ट और उसकी रिपोर्ट में कोई फर्क है? खुद कोर्ट ने माना है कि जेलर ने भी सेम रिपोर्ट दी है। तो इसका मतलब है कि खान साहब को मसाइल हैं, खान साहब को मसाइल थे। तो इसमें अगर वो शफाफियत लाना चाहते हैं या कौम को मुतमईन करना चाहते हैं, इस वक्त कौम अस्तराब की हालत में है कि खान साहब की सेहत के हवाले से ऐसा क्या हुआ है कि उनके रेटिना के अंदर जो है ब्लॉकिंग आई है, और फिर ये बहुत बड़ा एक इशू बना। जब देखें उनमें जो मसाइल हैं, उनका क्या ब्लड प्रेशर बढ़ा है, शुगर बढ़ी है, खुद आपने कोट किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से उनके खून में क्लॉटिंग आई है? ये बहुत बड़ा, इसका मतलब है कि उनका खुराक का मसला है। देखिए, अब बानी पीटीआई की उनकी फैमिली से या उनके जाती नॉलेज से एक्सेस, उनसे मुलाकातें जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आज भी ये नहीं हो पाया, बावजूद इसके कि मुलाकात का दिन था, नहीं हो सकी मुलाकातें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मसले को रिजॉल्व क्यों नहीं करा पा रही? देखिए ना, मतलब हो सकता है उससे पीटीआई का जो कंडक्ट है, जैसे आपने एक रिहाई टास्क फोर्स कायम करने की बात कर दी कि टास्क फोर्स कायम करेंगे और फिर उसको निकालेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। तो क्या ये स्ट्रैटेजी कारगर साबित नहीं हो रही, इफेक्टिव साबित नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं, बात से देखिए, हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए देखिए सुप्रीम कोर्ट गए, हम कानून के दायरे में रहते हुए हाई कोर्ट गए, हम कानून और दायरे के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे और बैठ रहे हैं कि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से आगाह किया जाए कि खान के जाती नॉलेज को रसाई दी जाए ताकि वो प्रॉपर चेक कर सके, और फैमिली में से डॉक्टर नौश शर्मा बरकी साहब को या उनकी फैमिली से ऐसा मेंबर जो जिस पे कौम मुतमईन हो सके, ताकि वो बाहर आके बताएं कि खान साहब ठीक है, खान साहब तकलीफ में है। ये सारी चीजें तभी हो सकती है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक टेररिस्ट ग्रुप तो नहीं है ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है
जो डिबेट करेगी, थॉट्स देगी, कैथारसिस करेगी या आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करेगी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं और आगे बढ़ने की बात भी करें। So what options are you left with, सर? मैं तो कह रहा हूँ ना, मुलाकात नहीं हो पाई आज भी, मुलाकात होना तो जरूरी है, जाती नॉलेज की एक्सेस बहुत जरूरी है। आज भी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी, क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे? देखें, इस वक्त देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इदारा इंसाफ का है, उसमें हमने एप्लीकेशन दी। हमारा सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाहर बैठे, उसको याद दहानी कराए कि इन पैरामीटर्स के अंदर आपका ये हक बनता है कि एक शख्स जो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, उसका हेड है, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उसको कम से कम उसके जो कवानीन जेल के रूल्स कह रहे हैं उसके मुताबिक उसको इजाजत दी जाए। क्या दी जा रही है? तो कौन, मतलब इससे अदलिया खुद कमजोर हो रही है, इदारे खुद कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, हमारी दरखास्तें रद्दी की टोकरी में जा रही हैं, लेकिन कम से कम अदलिया अपने ऊपर जो सवालिया निशान तो ना छोड़े ना जी। नहीं तो फिर अदालत को दबाव में लाएंगे या अदालत के बाहर एहतजाज करेंगे, जैसे पहले अदालत के बाहर एहतजाज हुआ और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर हो गया? देखिए, हम कोई दबाव नहीं दे रहे, हम इंसाफ के तालिब हैं, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। तो क्या करेंगे सर? अब एहतजाज करेंगे, रास्ता एहतजाज से निकलेगा? फिर भी हम अपना जो कानून और आइन हमें इजाजत देते हैं उसके दायरे में हम जाएंगे, उसके दायरे में रहते हुए कोर्ट में जाएंगे, उसके दायरे में रहते हुए अदालत के बाहर बैठेंगे, फैमिली बैठेगी। तो मतलब हम तो समझते हैं कि इस चीज को अगर गवर्नमेंट स्पेकुलेशंस को, इस तरह को खत्म करना चाहती है, उनको चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करें जिससे कौम के अंदर इस तरह खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद न्याजी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खित्ते की बदलती हुई जोग्राफियाई सियासत और अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। इस तनाजुर में रूस की वजारत खारजा की हालिया रिपोर्ट नहायत अहमियत की हामिल है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा और गैर मुस्तहकम है, जबकि मुख्तलिफ दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान में 20,000 से 23,000 तक दहशतगर्द जंगजू मौजूद है, जिनमें निसफ से जायद गैर मुल्की अनासर शामिल है, जो इस बात की निशानदही करता है कि अफगानिस्तान महज दाखिली बदअमनी का शिकार नहीं बल्कि एक बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3,000 जंगजू दाइश खुरासान से वाबस्ता हैं, जबकि 5 से 7,000 दहशतगर्द कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़ेर असर अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में हमलों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जिसके बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान में तरबियती मराकज़ और नेटवर्क चला रहे हैं और अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज़ बना हुआ है, जबकि दाइश खुरासान ने अफगानिस्तान के मशरकी और शिमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क कायम कर लिए और इसका तवील मुद्दती हदफ वस्ती एशिया तक फैलकर नाम नहाद खिलाफत कायम करना है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में काबुल के एक चीनी रेस्टोरेंट पर होने वाला धमाका भी दाइश की मौजूदगी और इसकी अमली सलाहियत का सबूत करार दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी निशानदेही की गई है कि अफगानिस्तान में मसनूई मनशियात खुसूसन मीथाम्फेटामाइन की पैदावार और स्मगलिंग में इजाफा हुआ है और ये मनशियात बैरून मुल्क सबसे ज़्यादा स्मगल की जाने वाली अशिया में शामिल हो चुकी हैं। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान की ये मजमूई सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही है और इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा बनी हुई है। अब अगर इस रिपोर्ट को देखें तो ये रिपोर्ट अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट है और इससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित होता है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुप्स की पुष्पनाई में मसरूफ़ है और अफगानिस्तान एक बार फिर मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बनता जा रहा है। दरहकीकत अफगान तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद आलमी बरादरी को इस बात की उम्मीद थी कि सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, सूरत हाल बदलेगी, अफगानिस्तान के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी, डिप्लोमेटिकली मामला को हल किया जाएगा, लेकिन सूरत हाल वैसी हुई नहीं है जो इस वक्त फौरी तौर पर इंटरवेंशन का भी करती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में घोष मुलाजमीन के स्कैंडल ने सूबे के इंतजामी ढांचे और एहतसाबी निज़ाम पर एक बार फिर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। जैसा कि पेशावर में कम अज़ कम 30 गैर मौजूद एहलकारों के नाम पर तनख्वाहें जारी होने का इंकशाफ कोई मामूली बेज़ाब्तगी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मालियाती जुर्म की निशानदेही करता है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड, सर्विस कोड्स, बैंक अकाउंट्स और अंदरूनी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपये कौमी ख़जाने से निकलवाए गए। ये मामला इसलिए भी ज़्यादा संगीन है, ये सब कुछ एक ऐसे इदारे में हुआ जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी कानून की अमलदारी और बदउनवानी की रोकथाम है। अगर पुलिस के अंदर ही जालसाजी, जाली अकाउंट्स और बरतरफ मुलाजमीन के सर्विस कोड्स के दोबारा इस्तेमाल जैसे इकदामात बरसों तक जारी रहें और किसी को खबर ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि निगरानी का निज़ाम या तो नाकाम हो चुका है या फिर दानिस्ता तौर पर खामोशी इख्तियार की गई है। और ऐसे में इंक्वायरी रिपोर्ट का मुबैना तौर पर इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर से गायब हो जाना शुकों को शुबहात को मज़ीद तक़वियत देता है, क्योंकि ऐसी हसास रिपोर्ट का लापता होना महज इंतज़ामी गफलत नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर यह असर व रसूख के इस्तेमाल की अलामत भी हो सकता है। तर्जुमान की जानिब से एक कहना कि तहकीकात जारी हैं और ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी, एक रन तो हो सकता है, मगर जब तक अमली इक़दामात, गिरफ्तारियों और रिकवरी की सूरत में पेशरफ सामने नहीं आती, अवामी एतमाद बहाल नहीं हो सकता। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।